नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश में। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां राज्य के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ में मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने वाले 50 वाहन भी वितरित किए। मूलचंद शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को वाहन वितरित करते हुए शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर की साफ सफाई के लिए मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत शहर के कई हिस्सों से कूड़ा कचरा उठाया जाएगा। कूड़ा उठाने को लेकर कई सारी समस्याएं बाजार में सामने आ रही थी। कूड़े का उठान ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर नगर निगम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है और आगे से इन समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2014 से वल्लभगढ़ में और 2021 के वल्लभगढ़ में जमीन आसमान का अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है। सफाई तो हमेशा होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व पूरे प्रदेश में जो सफाई अभियान है और स्वच्छ रखना अपने शहर को, अपने नगर को, इस अभियान के तहत जो फरीदाबाद के एनसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने जो हर वार्ड में जो सफाई का अभियान है वो चला हुआ है और उन्होंने वल्लभगढ़ में जो सफाई करने के बाद जो कूड़ा रहता है और अपने उससे ग्रांट से लेकर इनको रेड़े दिए हैं, जो रेड़े को एक उठा के कबाड़े को दूसरे स्थान पर ले जाएं, शहर में बिखरे नहीं, इधर उधर सड़कों पे रोडों पे बिखरता रहता है। तो इस अभियान को हमें मजबूत बनाना है। सारे पार्षद हैं और जितना शहर सुंदर रहेगा उतना ही शहर विकास की तरफ होगा। बढ़ते आगे बात तो हिसार की करेंगे, जहां हिसार में श्री रानी सती दादी धाम में 11 और 12 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए धाम को फूल मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया है। हिसार धाम में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है, जिसको लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने कार्यक्रम को लेकर वहां मौजूद भक्तों से बातचीत की। सिटी थाने से गांधी चौक वाली जो रोड है, उस रोड से शुरुआत होगी हनुमान मंदिर से और शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए टेलीफोन एक्सचेंज पे यात्रा को विराम दिया जाएगा। उसके बाद यात्रा दोबारा से सेक्टर 13 से 1665 नंबर से जुड़ के मंदिर तक आएगी। इस वक्त मौजूद हैं हम हिसार के एक बहुत बड़े धाम में। इस धाम का नाम है श्री रानी सती दादी धाम। इस धाम के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है और उनमें से इस धाम को कब से मान्यता मिली, कब से इसमें लोगों की आस्था बढ़ी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ सुनीता खंडेलवाल जी है, जो एक मुख्य सेवक भी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। स्वागत है आपका। जय दादी की, जय दादी की। जो हिसार धाम है और दादी रानी सती का जो पूरा विस्तार, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर हम बताएंगे। जैसे रानी सती दादी का झुन्नू धाम सभी जानते हैं, लेकिन माँ का हिसार धाम, जहाँ माँ ब्याह होकर आई थी 650 साल पहले, वो कोई भी नहीं जान रहा था। अभी तक सब मंगल पाठ में ही उसको जान रहे थे कि हिसार धाम है, माँ वहाँ आई थी। आज सब यहाँ देख रहे हैं कि हिसार धाम है। यहाँ पर एक कुंड भी है जहाँ पर त्वचा रोग दूर किए जाते हैं। ये हिसार धाम है। 650 साल पहले से ये मान्यता चली आ रही है। लेकिन मंदिर के बारे में आज 2 साल पहले हमारे नारायण दादी सेवा संघ से जयपुर से श्री अरुणा दीदी का यहाँ आना, मंगाली परिवार का उनसे मिलना और दोनों का मिलकर के इस मंदिर का जो प्रचार प्रसार है वो आज 2 साल में इतना हुआ है कि आज 13,000 चुनरियाँ माँ को अर्पण की जा रही है। ये कलयुग की अवतार है जो त्रिशूल रूप में जानी गई है। डोकवा में जन्म हुआ, हिसार में वो ब्याह होकर गई थी, देवसर में वो सती धाम में पहुंची और झुंझुनू में वो विराजी हैं। इसलिए हिसार धाम का इतना जाना गया कि माँ का ब्याह हुआ था। जो माँ कलयुग के अवतार है, तो सब जाने कि हिसार धाम में 13,000 चुनरियों का अर्पण हुआ जा रहा है। हिसार के अलावा 3 धाम और है, 4 धाम रानी सती। बिल्कुल 4 धाम है। डोकवा धाम जहाँ माँ का जन्म हुआ, हिसार धाम जहाँ माँ ब्याह होकर आई, देवसर धाम जहाँ माँ का सती गमन हुआ और झुन्नू धाम जहाँ माँ जाकर विराजी।
जो दादी सती रानी के साथ द्वापर के युग की जो है एक कथा जुड़ी हुई है, वो कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल, वो महाभारत काल में जब युद्ध हुआ तो अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंसे और वहां पर गलती से उनको मार दिया गया। तो जब उनकी पत्नी उत्तरा को बताया गया तो उत्तरा ने कहा कि मुझे तो मेरे पति के साथ सती होना है, मुझे जाने दीजिए। उसी द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि नहीं, आप अभी नहीं जा सकती हैं क्योंकि आप गर्भ से हैं, राजा परीक्षित आपके गर्भ में है। तो बोले नहीं, मुझे आप बताइए कि फिर कैसे होगा हमारा मिलन। आप कलयुग में नारायणी का नाम लेकर के आप जन्म लेंगी और उसी समय तंदन बाबा आपको हिसार से मिलेंगे और वहाँ आपका मिलन होगा और वहाँ आप सती होंगी। तो जो द्वापर युग में जो उनको मिला वो त्रिशूल रूप में जानी गई और वो नारायणी रूप में यहाँ जन्म लिया। हिसार में ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है? बिल्कुल पहली बार हो रहा है हिसार में। हिसार धाम है ये, तो यहाँ पहली बार हो रहा है ये प्रोग्राम। सारे चारों धाम में, हिसार धाम में पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है। विश्व में पहली बार हिसार धाम में 13,000 चुनरियां अर्पण की जा रही है। सभी कोने कोने से भक्तों की यहाँ चुनरियां आई है और 11 और 12 दिसंबर का जो प्रोग्राम है उसमें आप देखिए कि कोने कोने से भक्त भी आए हैं हिसार धाम को चुनरी चढ़ाने। परसों भी आप देखेंगे तो चारों तरफ मंदिर में वही लोग मिलेंगे भक्त, और सब मिलकर के अपने हाथों से माँ को चुनरी अर्पण करेंगे। जी, ये थी हमारे साथ सुनीता खंडेलवाल, जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इस धाम के बारे में जो कथा है वो प्रचलित है, और उन्होंने बताया कि 11 और 12 दिसंबर को यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुल्लू, हर खबर हरियाणा। बढ़ते आगे, बात अब सोनीपत की करेंगे, जहां सरकार के फैसले ने किसानों के चेहरे की रंगत बदल दी है। किसानों के चेहरे पर हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आ रही है। इसका प्रभाव दिल्ली की सीमाओं पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल साल भर से चल रहे किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने कल स्थगित कर दिया। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला, जहां किसान आंदोलन में किसानों द्वारा बनाए गए पक्के मकानों को भी किसानों द्वारा तोड़ना शुरू कर दिया गया है। ये भी जानकारी दी गई है कि इस मकान से निकलने वाले ईंटों को किसानों के शहीद स्मारकों में भी दिया जाएगा और उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। बता दें कि इस मकान को बनाने के लिए लगभग 19,000 ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। देखो, ये अपनी कमाई दी इट खरीदी सी असीं अपनी, और ये कमाई दी इट असीं अपने घर लैके जावांगे आपो अपनी इट्टां। हुण मेरे भरावां ने किसी ने 500 लई है, किसी ने 1000 मंगी हुआ, किसी ने 200, अद्धे नालों ज़्यादा तां ये इट्टां इदां ही चल जाणियां। बाकी आपां एक यादगार बनावांगे, उत्थे लावांगे। पंजाब में से याद बनाई जाएगी? बिल्कुल याद बनाई जाएगी, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। 19,000 ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਨਾ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਸੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ 3 ਰੂਮਾਂ, 1 ਰੂਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, 2 ਰੂਮ ਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਬ ਇਹ ਈਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ कमरे। बढ़ते आगे, बात अब अम्बाला की करेंगे, जहां अम्बाला छावनी में गृह मंत्री अनिल विज ने अंडरग्राउंड नाले का शिलान्यास किया। इस नाले के बनने के बाद दुकानों और घरों के आगे जो भी नाले हैं उन्हें पाइपलाइन डालकर बंद करवाया जाएगा, जिससे पानी की निकासी आसानी से हो सके और पानी भरने का खतरा भी न रहे। इस मौके पर अनिल विज ने बताया कि छावनी में पानी की निकासी सही से हो, इसके लिए सभी नालों पर काम जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि महेश नगर नाले को कंक्रीट पर का बनाया गया है, जो टांगरी नदी से लेकर रामबाग रोड तक बन चुका है। ये नाला मोगांव तक बनाया जाएगा। छावनी में पानी की निकासी सुगम हो, उसके लिए सभी नालों पर काम चल रहा है। जो महेशनगर ड्रेन है उसको हम कंक्रीट की बनाते आ रहे और टांगरी नदी से लेके रामबाग तक बन चुकी है। उसको हम जहां से इसका उद्गम है बो के पास, वहां तक बनाना चाहते हैं।
और गुरुग्राम में सेक्टर 37 में खुले में नमाज को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया है। दरअसल गलती से नमाज स्थल पर पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध किया गया। मुस्लिम समाज के लोग इस दौरान देश पर मर मिटने की बात कहते हुए भी नजर आए। नमाज अदा करने पहुंचे लोगों का कहना है कि लंबी समय से उन्हें यहां नमाज की इजाजत थी, लेकिन अब उन्हें मना कर दिया गया है। गौरतलब है कि नमाज स्थल पर सीडीएस विपिन रावत और दूसरे सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में आज एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के दिन खुले में नमाज के साथ साथ जो हमारे देश के जो जवान थे जो शहीद हुए हैं एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर, और जो सीडीएस विपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी मौत होने के बाद जो श्रद्धांजलि गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके में जो रखी गई है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, जहां पर आसपास के इलाके के जो लोग पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर इकट्ठा होकर जो श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों को दी जा रही है। मगर ऐसे में ये वो जगह है जहां पर बीते शुक्रवार को खुले में नमाज का विरोध भी किया गया था, और अब आज प्रोग्राम जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि का रखा गया है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पहुँचे थे सभी नम आँखों से जो है श्रद्धांजलि देते नज़र आ रहे हैं, और ये सभी लोग आसपास के सेक्टर 37, सेक्टर 10, खांडसा गांव, कादीपुर जो आसपास का जो इलाका है वहाँ से पहुँचे हैं और अपने देश को जो इतनी बड़ी क्षति एक दुर्घटना में पहुँची है उसको लेकर जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं ये सभी लोग। और जिस जगह पर ये श्रद्धांजलि का पूरा प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी जगह पर बीते शुक्रवार को खुले में नमाज का विरोध किया गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 37 का ये वो ग्राउंड है, वो इलाका है जहाँ पर हर शुक्रवार खुले में नमाज होती थी। हालांकि आपसी सहमति के बाद हिंदू संगठनों की और मुस्लिम समुदाय की आपसी सहमति के बाद यहाँ पर नमाज नहीं हुई है शुक्रवार, मगर जो हिंदू संगठन के जो लोग थे वो जरूर यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि उन्होंने हमारे देश को पहुँची जो क्षति है, एक एक्सीडेंट के अंदर, एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर जो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं, सीडीएस जो शहीद हुए हैं, उस कार्यक्रम को लेकर ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि सवाल इस बात का नहीं है कि इन लोगों को ये लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं, सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अगर इकट्ठे हुए हैं तो इस ही जगह क्यों। ये श्रद्धांजलि कहीं और भी दी जा सकती थी, मगर उसी जगह पर श्रद्धांजलि अगर दी जा रही है तो कहीं ना कहीं खुले में नमाज का विरोध आज भी गुरुग्राम में देखने को मिला है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर। और अब बात पानीपत की करेंगे, जहां पानीपत के उद्योग प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें जिले के सभी उद्योगों को 12 दिसंबर तक बंद करने के आदेश दिए गए, जिसका मुख्य कारण है कोल इंडस्ट्री, जिससे उद्यमी नाराज हैं। उनका कहना है कि पहले ही कोरोना के चलते वो काफी नुकसान भुगत चुके हैं और अब एनजीटी लगातार उन पर दबाव बना रही है। इस विषय को लेकर कल उद्यमी सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि पानीपत उपायुक्त के माध्यम से सरकार को वो ज्ञापन भी सौंपेंगे, और इस दौरान उद्यमियों का यह भी कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो पलायन करने के लिए वो मजबूर होंगे। का तो हर साल का ये रवैया हो गया है कि कि भी इसको इंडस्ट्री को बंद कर दो, और बंद किसी समस्या का हल नहीं होता। डाइंग यूनिट जो है हमारी पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री की बैकबोन है, ये टूट जाएगी तो सारी पूरी चेन टूट जाएगी। एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, पहले ऑर्डर आ जाते हैं, बाद में माल बनता है और बाद में सारा प्रोसेस होता है। जो डाइंग बंद हो जाएगी तो वो ऑर्डर्स कैसे पूरे होंगे, और जब भी ऑर्डर्स पूरा नहीं होता तो जो बायर है वो बैक लिस्ट कर देता है। इसकी जो मीटिंग का विषय था, जो हमने कल डिक्लेयर की थी कि शनिवार को 11 तारीख को हम सब लोग इकट्ठे होकर के जिम खाना से और मिनी सेक्रेटरी तक जाएंगे, अपने वर्कर को लेके, अपने स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ भी हमारा इस टाइम खाली है, उसको भी सैलरी नहीं मिल रही, वो भी रखता है। हमें डर लग रहा है कि हमारे साथ ही झगड़ा होगा, तो इसलिए हमारा वर्कर भी हमारे पीछे की तरह आएगा। पिछली बार जो जनसंख्या हमारी लगभग 20,000 थी, अब ये 50 से 70,000 के बीच में लोगों का समर्थन है, और काफी एसोसिएशन से हमें बुलाई थी कि भाई सभी एसोसिएशन आए और हमारी समस्या को सुने। और 50 यूनियन ने इसमें भाग लेने की संभावना है, और ये जिमखाना क्लब से स्टार्ट करके 11 बजे शनिवार को डीसी ऑफिस तक जाना है। शांतिपूर्ण मार्च है, और हमारा ये कहना है इसमें कि भाई गैस पे क्यों जोर दिया जा रहा है।
जब पानीपत में आज भी AQI लेवल बहुत 100 से 150 के बीच में चल रहा है और पहले भी चल रहा था, तो पानीपत पर बंदिश क्यों? दिल्ली में ट्रैफिक क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? OD 1 का फार्मूला क्यों नहीं लगाया आज तक? अब 1 महीना हो गया वहाँ इतने पोल्यूशन को हुए, तो वहाँ क्यों नहीं OD 1? करनाल में शादी में फॉर्च्यूनर और दहेज के मामले में लड़के ने मीडिया के सामने माफी मांग ली है। दरअसल दहेज के चलते फेरे से पहले ही दूल्हे ने शादी तोड़ दी थी। इस मामले में रोजाना नए नए मोड़ सामने आ रहे थे। अब लड़के पक्ष की तरफ से एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें वो खुद गाड़ी के लिए मना कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में लड़के, उसके पिता और उस लड़के के भाई के खिलाफ दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा महिला उद्योग ने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया था। अब इस मामले में लड़के ने माफी मांग ली है। बता दें कि युवक ने कहा है कि पूरे देश से मैं माफी मांगता हूं। दहेज समाज में बहुत बड़ी बुराई है, लोग मुझे माफ कर दें। लोग ऐसा काम ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। दहेज एक सामाजिक बुराई है। तो बता दें कि इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां लड़के पक्ष की तरफ से एक रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें लड़के ने खुद मीडिया के सामने आकर पूरे मामले में माफी मांगी है। साथ ही इस दौरान दहेज के प्रति लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की गई है। बढ़ते आगे, बात अब हरियाणा अध्यापक की करेंगे, जहां हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, 2 और 3 का आयोजन 18 और 19 दिसंबर को होगा। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट परीक्षा 2021 का आयोजन 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को कर रहा है। इस बार कुल आवेदन 1,87,951 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से महिलाओं का, बहनों का योगदान 1,29,560 है और पुरुष अभ्यर्थी 58,391 है। PRT लेवल 1 की परीक्षा रविवार सायंकाल में होगी, जिसके लिए 140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसमें 39,708 अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। बढ़ते आगे, जहां करनाल के नए शुगर मिल पहले सीजन में ही समस्याएं पैदा कर रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं, जिसको लेकर गुस्साए किसानों ने शुगर मिल कार्यालय में हंगामा किया है। बता दें कि 8 नवंबर को ही शुगर मिल का उद्घाटन किया गया था और करोड़ों की लागत से नए शुगर मिल की सौगात किसानों को दी गई थी, लेकिन पहले ही पेराई सत्र में मशीन खराब हो गई। तो वहीं किसानों का आरोप है कि अधिकारी लोकल किसानों को गन्ने की पर्ची ही नहीं दे रहे और बाहर उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलीभगत कर पर्ची दी जा रही है। ये लोग कई दिन पहले भी आए थे और इन्होंने शिकायत की थी, तो हमने पहले भी उसके बाद भी यूपी की ट्रालियां दिल्ली के पकड़ लग रहे हैं। हमने कम से कम 10 ट्रालियां यूपी की पकड़ के उनको बाहर निकाल दिया है। अगर किसी भी हमारे स्टाफ को या हमारे को पता लगता है ये गन्ना बाहर का यूपी का है, तो हम उसका बॉन्ड बंद करते थे, उसकी पर्चियां बंद कर देते हैं और उन किसानों की हमने पर्चियां बंद करके। सर, पहले 2 ट्रालियां पकड़ी गई थी जो किसानों ने पकड़ी थी, काफी विवाद हुआ था, आश्वासन दिया गया था अधिकारियों की तरफ से कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद 2 ट्राली पकड़ी गई थी, उसके बाद भी हमने 7-8 ट्रालियां पकड़ी हैं। उन ट्राली को बाहर निकाल दिया। कंफर्मेशन होने के बाद ये यूपी की ट्राली है और उन किसानों के बोर्ड भी बंद कर रखे, उनकी पर्चियां बंद। अब सरकार ने इतना पैसा भी खर्च किया और जो पुराने मिल में दिक्कत थी वही दिक्कत हमारे को आज नए मिल में है। ये इसका डेली का हम भी ऑनलाइन चेक करते हैं, डेली का जो क्रशिंग चल रहा है इसका 34, 35, 36 पे भी जाता है। और जो हमारी पर्ची जिस हिसाब से बननी चाहिए, तकरीबन हमारे को यही उम्मीद थी कि हमारी कम से कम 450 पर्ची जो गेट की हैं तकरीबन हमारे को मिलेंगी। इस बार 350 प्लस की आस थी हमारे को, पर जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, पहले तो खाली 600 पर्ची उन्होंने काटी है, तो उसमें मिल खाली थी, किसान का आना जाना था, टाइम भी कुछ नहीं था। उसके बाद अब कुछ दिनों से इंडेंट जो हमारा कट रहा है, कभी 115 है, कभी 150 है, कभी 175, 200 लमसम 200 के आसपास चल रहा है हमारा। तो उसमें भी मील के अंदर इतना रश है कि हमारे को 20 प्लस घंटे यहीं पे मील में लग रहे। तो व्यवस्था के लिए हमें पता चलता है, कभी तो 600 पर्चे निकाल देते हैं, कभी 150 तक भी आ जाते हैं। क्या गड़बड़ होती है क्या नहीं, पिछले 25 से और 30 तारीख तक अधिकारियों से बातचीत की, उनका क्या? अधिकारियों से बातचीत करें तो कोई जवाब ही नहीं आता। अधिकारी तो पहले तो बड़ा उल्ट सुल्ट भी जवाब देते हैं कि हम आपको बताने के लिए थोड़ी हैं भाई, वो तनख्वाह हमारे से लेते हैं तो बताएंगे किसको।
मील किसानों का है, अधिकारियों को तो बाद में होगा। इतने किसान आते हैं जब भी तो उनके घर बच्चे पढ़ते। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की समस्याएं कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही। चरखी दादरी के बारडा कस्बे में यूरिया खाद को लेकर मारामारी जारी है। बारडा शहर के इफ्को केंद्र पर यूरिया नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ फसल की बिजाई तो दूसरी तरफ मंडी में फसल की बिक्री नहीं होने की वजह से किसान हताश हैं। वहीं किसानों का कहना है कि अगर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। रेसिंग बोल रहा हूँ जी। सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, न तो यूरिया मिल रही, बगैर डीएपी गेहूं की सरसों की बिजाई की हुई है, उसमें भी यूरिया नहीं मिल रही। प्राइवेट दुकानों पर कट्टों के साथ जिंक और कोई फलानी चीज दवाई लो, ये जबरदस्ती थोपा जाता है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसका समाधान जल्दी से जल्दी करे, नहीं तो दूर होकर के आंदोलन के ऊपर आने को मजबूर होंगे। और अगली खबर भवानीखेड़ा से है, जहां छात्राओं की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। छात्राओं को अब भी रोडवेज बसों के अभाव में खिड़कियों और दरवाजों पर लटक कर ही सफर करना पड़ रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले भी भिवानी से बलियाली जाने वाली बस में छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर बस की खिड़कियों से लटक कर सफर करती हुई दिखी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि कुछ दिन पहले छात्राओं ने रोडवेज महाप्रबंधक से मिलकर बसें बढ़ाने की मांग की थी, जिसका थोड़ा असर भी दिखाई दिया और बसों का संचालन भी शुरू हो गया था। लेकिन लंबा रास्ता और छात्राओं की संख्या ज्यादा होने से बस नाकाफी है, जिस कारण से अभी भी छात्राएं खिड़कियों में लटक कर और प्राइवेट वाहनों में सफर करने के लिए मजबूर हैं। परिवहन की समस्या गांव बलियाली में ऐसी रही है। 20 साल लगातार प्राइवेट बसें चलती थी, 4 बस थी, 4 राउंड लगाती थी, घंटे की सर्विस थी। 8 साल का दौर ऐसा रहा, एक बस ने 4 चक्कर मारे, गांव बड़ा परेशान रहा। सरकार की कमाई भी डाउन मार गई, लोगों को बड़ी परेशानी का झेलनी पड़ी। हमारे लिए एक भी बस नहीं थी, हमें लटक के जाना पड़ता था, लेकिन अब सुबह की तो एक बस लगा दी गई है, जिसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन शाम के टाइम हमें उसी तरह से बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए भी शाम को भी 3-4 के आसपास। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।